जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसदरा फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से। बेटा आज हम पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, ठीक है, एंटी थायराइड एंड इससे रिलेटेड जो और ड्रग्स होंगी। तो उसके लिए पहले अगेन आई हैव टू गो थ्रू द फिजियोलॉजी अ बिट। इसको बहुत मैं एलेबोरेट नहीं करूँगी फिजियोलॉजी को, क्योंकि ये आपको सिर्फ याद कराने के लिए है कि फिजियो आपने रिवाइज़ करनी है थोड़ी सी बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पे इसके टच भी हुआ हुआ है, बहुत सी चीज़ें, जैसे इसका रिसेप्टर आएगा वो हम पहले जनरल में पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। तो आई वोंट एलेबोरेट करूँगी दो स्लाइड्स, दे मोस्टली दे हैव स्टडीड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स ऑलरेडी, ठीक है। एंड यू कैन गेट देम कलेक्टिवली ओवर हेयर इन दिस लेक्चर एज वेल। इस लेक्चर में आपको वो कलेक्टिव फिजियोलॉजी मिल जाएगी जो एटलीस्ट आपको फार्मा स्टार्ट करने से पहले मिनिमम थोड़ी टच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन्स आपको पता है बेटा दो तरह के होते हैं, T3 एंड T4। T4 को थायरोक्सिन कहते हैं एंड T3 को ट्राई आइडोथायरोडीन कहते हैं, ठीक है जी। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारे एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एंड दे कंटेन एन इम्पॉर्टेंट मिनरल है दैट इज़ आयोडीन, ठीक है, 59% एंड 65% रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, सबसे पहले डिटेल में आपको थोड़ा करना पड़ेगा अबाउट द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप में बेटा इज़ शोन ऑन द राइट हैंड साइड पे डायग्रामेटिकली शो किया गया है। द फर्स्ट स्टेप इज़ आयोडाइड आयन, ठीक है, आयोडीन नहीं, आयोडाइड मीन्स आयोडीन इन द स्टेट ऑफ नेगेटिव स्टेट, I माइनस स्टेट में। इट इज़ कैप्चर्ड फ्रॉम द ब्लड एंड मूव विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थायरोसाइट्स बाय a transporter mainly that is the sodium iodide transporter, ठीक है जी। हमने पढ़ा था द सोडियम आयोडाइड सोडियम लिंक जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। इसमें इस तरह के अंदर चला जाता है और फिर आपको हर स्टेप पे पता हो कि कौन, ये डायग्रामेटिकली आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाती है कि सिंथेसिस दिखाएं थायराइड हार्मोन्स की और बताएं किस स्टेप पे कौन सी ड्रग्स इनको इनहिबिट करती हैं। तो यू शुड रिमेंबर इट एज सच। द नेगेटिव स्टेट जो शो की गई है वो है जो इसको इनहिबिट कर रहे हैं स्टेप को। तो इस स्टेप को, इस ट्रांसपोर्ट को आयोडाइड की विद इन द ल्यूमेन इट इज़ इनहिबिटेड बाय एनायंस सच एज थायोसायानेट, परटैक्नीडेट एंड परक्लोरेट, ठीक है जी। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसके अलावा एक और ट्रांसपोर्टर भी होता है, आयोडीन क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, वो एपिकल मेम्ब्रेन की साइड पे होता है, वो भी कंट्रोल करता है द फ्लो ऑफ आयोडाइड विद इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है जी। उसको हम पेंडरिन कहते हैं। ये आपको ना भी पता हो तो गुजारा हो जाएगा, जो ऊपर वाला हाफ ऑफ द स्लाइड है एटलीस्ट वो आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, नाउ इन द सेकंड स्टेप बेटा एक आयोडाइड है, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड परऑक्सीडेज टू आयोडीन, ठीक है। इट लूजेज इट्स चार्ज, आयोडीन माइनस से आयोडीन ज़ीरो कह लो, न्यूट्रल हो गया। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप, दिस इज़ नोन एज पर ऑक्सीडेशन। थर्ड में बेटा क्या होगा, अब थायराइड के अंदर देर आर थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। अब वहाँ पे दिस आयोडीन विल आयोडीनेट द टायरोसिन रेजिड्यूज, ठीक है। तो इट विल फॉर्म मोनो आइडोटायरोसिन और आइदर डाई आइडोटायरोसिन, ठीक है। दिस इज़ द थर्ड स्टेप, दिस इज़ नोन एज आयोडाइड ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है जी। अब क्या फोर्थ स्टेप में क्या होगा जी, आइदर टू डाई आइडोटायरोसिन मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन टू फॉर्म T4, ठीक है जी, और वन मोनो आइडोटायरोसिन विल कंबाइन विद वन मॉलिक्यूल ऑफ डाई आइडोटायरोसिन टू फॉर्म T3, ठीक है। दिस मीन्स इट कंटेन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन एंड T4 क्योंकि उसमें डाई आइडोटायरोसिन था, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन है। दिस इज़ द फोर्थ स्टेप, दिस इज़ नोन एज द कपलिंग प्रोसेस। इस आया डायग्रामेटिकली भी शो हुआ हुआ है, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर देयर। अच्छा जी, अब तो बेटा बन गए आपके T3 T4 बन गए विद इन द थायरोग्लोबुलिन। अब फिफ्थ स्टेप में द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स नाउ कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ T3 and T4 and MIT molecules and DIT molecules. Now they are released from the thyroid cell by proteolysis of thyroglobulin, ठीक है। proteolysis is the fifth step, ठीक है जी। तो और इसमें जो MIT DIT हैं, दे आर डी आयोडिनेटेड विद इन द ग्लैंड, वो रिलीज़ नहीं होते इनटू द ब्लड,
ठीक है, T4 T3 ब्लड में रिलीज़ हो गए, MIT DIT की प्रोटियोलाइसिस हुई एंड विद इन द ग्लैंड दे आर देन डी आयोडीनेटेड एंड आयोडीन इज री यूटिलाइज्ड। ठीक है जी, अब ये रिलीज़ किस तरह होते हैं? द रेशियो ऑफ T4 to T3 जो है अप्रॉक्सीमेटली 5:1 है, विच मीन्स 5 molecules of T4 are released for 1 molecule of T3, or we can say the most of the hormone released from the thyroid gland is thyroxine, that is T4. ठीक है जी, तो फिफ्थ स्टेप में प्रोटियोलाइसिस के थ्रू the T4 and T3 are released into the blood. Now in the sixth step क्या होता है? Within the peripheral tissues बेटा, the T4 जो है, most of the T4 जो है, it is converted into T3 by an enzyme known as 5-deiodinase. ठीक है, ये peripheral tissues में present होता है and it is ultimately converted into T3. तो these are all the steps, 6 steps हैं, diagrammatically आपने देख लेना है इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनहिबिट करती हैं स्टेप्स को। उसमें आयोडाइड खुद भी है, वो भी इनहिबिट करता है बहुत से स्टेप्स को। बहुत से आपकी ड्रग्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, उनका सब पूछ लेते हैं इन पे। आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का पूछ लेते हैं, वो इनकी पेरिफेरल कन्वर्जन, T4 से T3 में जो कन्वर्जन है, ये बीटा ब्लॉकर्स भी रोकते हैं, यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी रोकते हैं, या आपका एंटी ड्रग है एमियोडेरोन, वो भी रोकती है। इन सब के MCQs बने हुए हैं उन चैप्टर से रिलेटेड ही। स्टीरॉइड्स का भी पूछ लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स का भी पूछ लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, control of the thyroid function, it is better controlled through the thyroid pituitary hypothalamic feedback mechanism. ठीक है, hypothalamus आपको पता है primarily रिलीज़ करता है the TRH, the thyrotropin releasing hormone, into the capillaries of the pituitary gland. वहाँ से in response to the TRH क्या रिलीज़ होता है जी? थायरोट्रोपिन, जिसे हम कहते हैं TSH, thyroid stimulating hormone, is now released from the pituitary. This TSH जो है in turn stimulates the synthesis of T4 and T3 from the thyroid cell, और second messenger involved है that is the adenyl cyclase के through। ठीक है जी, और ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं दे एक्ट इन नेगेटिव फीडबैक फैशन में एक्ट करते हैं इन द पिट्यूटरी टू ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ TRH फर्दर। जब T4 T3 रिलीज़ हो गए तो नाउ दे विल इनहिबिट द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ TRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और ताकि मोर प्रोडक्शन जो है रुक जाती है। दिस इज़ अ नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म, आपको पता है, जो हर हार्मोन के लिए बॉडी में ऑपरेट कर रहा है। इन एडिशन टू द रेगुलेशन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी, देयर इज़ एन ऑटो रेगुलेशन भी बेटा होती है ऑफ द थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, थायराइड ग्लैंड खुद भी रेगुलेट करता है अपनी अपटेक ऑफ द आयोडाइड एंड द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस जो है by mechanisms that are independent of TSH and TRH. कैसे करता है? This is primarily related to the level of iodine in the blood. ठीक है, large doses of iodine अगर हम ले रहे हैं बॉडी में है तो this inhibits certain steps in the synthesis of the thyroid hormone. ठीक है, आयोडीन की large intake जो है it can inhibit the iodide organification वाले step को and the proteolysis वाले step को inhibit करती है। ठीक है, तो this is auto regulatory रेगुलेशन के ऑफ द थायराइड ग्लैंड की भी है इन रिस्पॉन्स टू द आयोडीन लेवल विद इन द ब्लड। इसको कहते हैं हम वुल्फ टाइप ऑफ ब्लॉक, कि जो आयोडीन की है लार्ज डोजेस दिस इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन। ठीक है जी, बस आपको इतना इसमें थोड़ा सा पता हो, नीचे वाली चीज़ें 2-3 लाइन ना भी पता हो गुजारा हो जाएगा। थायराइड हार्मोन्स है बेटा, बेसिकली दे आर L आइसोमर्स। ठीक है, द S D आइसोमर्स जो है दे डू नॉट हैव मच ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अच्छा जी, काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द अब्जॉर्प्शन। ठीक है, द अब्जॉर्प्शन जो है इट इज़ इम्पैक्टेड बाय फूड, बाय ड्रग्स, बाय एसिडिटी एंड इंटेस्टिनल फ्लोरा। अब हमारे पास दो तरह की प्रेपरेशन होंगी। अब हमने बेटा देखना है इस लिहाज से कि हमने ट्रीट करना है एक हाइपोथायरॉयड पेशेंट को, जिसके लिए हमें थायराइड प्रेपरेशन बनाई हुई हैं। T4 प्रेपरेशन भी अवेलेबल हैं, T3 प्रेपरेशन भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और हाइपरथायरॉयड के लिए देन वी हैव गॉट एंटी थायराइड ड्रग्स। तो यहाँ ये बता रहे हैं बेसिकली थायराइड प्रेपरेशंस की जो काइनेटिक्स हैं। ठीक है, हाइपोथायरॉयड के लिए जो आपके पास T4 T3 प्रेपरेशंस हैं उनकी काइनेटिक्स कैसे हैं। अब्जॉर्प्शन आपने देख लिया, फर्स्ट इट इज़ इफेक्टेड। सेकेंड नंबर पे वी हैव गॉट द T4 प्रेपरेशंस एंड वी हैव गॉट द T3 प्रेपरेशन।
T3 जो है इट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अब्सॉर्ब 95%, और जो थोड़ी सी बायोअवेलेबिलिटी जो है T4 की दैट इज़ लेस, ऑलमोस्ट 80%, पूरी नहीं है मगर थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है। ठीक है जी। पेरेंटल यूज़ के लिए दे बोथ आर गिवन इन द IV फॉर्म, IV रूट इज़ प्रेफरेबल। जी, नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अच्छा जी, थायराइड हार्मोन का जो बेटा 5 रिसेप्टर सिस्टम आपने जनरल में पढ़े हैं, इसका जो रिसेप्टर है दिस इज़ द इंट्रासेलुलर वन। ठीक है, हमने 5 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पढ़े थे, ये जनरल में आप ज़्यादा एलेबोरेटेड आपको पढ़ा दिया हुआ है, वही आपने डिटेल में यहाँ लिख देना है। ठीक है, इसका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर जिसको कहते हैं, जो कि दिस फैमिली ऑल्सो इंक्लूड द स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स एंड रिसेप्टर्स फॉर विटामिन A एंड D। ठीक है जी। और दीज आर द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, इनकी एक्टिवेशन अल्टीमेटली लीड्स टू द इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ RNA एंड सब्सिक्वेंट प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए बिकॉज इट इन्वॉल्व्स न्यू प्रोटीन सिंथेसिस, एक्शन जो है इट स्टार्ट्स विद द टाइम लैग ऑफ आवर्स और डेज। वी कैन से कि स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है फॉर ड्रग्स विच एक्ट थ्रू दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर। ठीक है जी। तो लार्ज नंबर ऑफ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं वो हैं बेटा आपके लिवर में, किडनी में, हार्ट में, स्केलेटल मसल, लंग एंड इंटेस्टाइन, सारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ये कंट्रोल करते हैं। तो ऑलमोस्ट वर्चुअली ऑल द मेजर ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पे इनके रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिमेंबर अगेन ज़्यादा एलेबोरेटेड डायग्रामेटिकली आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ये आपने हर चैप्टर में रेफ़र करना है बैक टू द जर्नल के रिसेप्टर के सेक्शन से। ठीक है, यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी आना चाहिए और थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखना भी आना चाहिए। अच्छा जी, पीछे थोड़ी सी 2-3 स्लाइड्स बेटा फिजियोलॉजी की मैंने स्किप की हैं। वो नॉर्मल एक्शंस हैं थायराइड हार्मोन्स के, जो आपने फिजियो में पढ़े हुए हैं, आपको हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आते होंगे, वो थोड़े से देख लेना। ठीक है, कि उसकी मैनिफेस्टेशन एपिनेफ्रीन एक्टिविटी वाली भी होती हैं, आपको फिर बाद में पता हो कि हम बीटा ब्लॉकर्स क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो सारी वो फिजियो है, थोड़ी सी स्लाइड्स में मैंने सम अप कर दी है, वो 2-3 आप देख लेना। अच्छा, नाउ वी कम टू द थायराइड ड्रग्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स हैं एक तरफ हमारे पास फॉर हाइपर थायराइड पेशेंट्स के लिए, और एक हमारे पास बेटा हाइपोथायरॉयड पेशेंट के लिए जिनका थायराइड स्लो होता है, या आप कह सकते हो कि थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, उनके लिए वी हैव गॉट थायराइड प्रेपरेशंस। ठीक है, तो पहले हम टच कर लेते हैं थायराइड प्रेपरेशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं फॉर हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स। ठीक है, वी हैव गॉट बेटा सिंथेटिक है, इसमें वी हैव गॉट 1T4 फॉर्म विच इज़ नोन एज लियोथायरोक्सिन। देन T3 की प्रेपरेशन है हमारे पास, दैट इज़ नोन एज लियोथायरोनीन, and one is a mixture of T4 and T3 that is known as Leotrix, and one is of animal origin जो कि अब ख़ास यूज़ नहीं होती है। इन चारों ऑप्शंस में जो हमारे पास थायराइड प्रेपरेशन अवेलेबल हैं हाइपोथायराइड पेशेंट के लिए, द प्रेफरेबल वन क्या है, आप MCQ पॉइंट भी कह लो है ये, दैट इज़ द लेवोथायरोक्सिन। द T4 फॉर्म इज़ द प्रेपरेशन ऑफ चॉइस फॉर थायराइड रिप्लेसमेंट। वाई? ठीक है, MCQ में पूछ लेंगे कौन सी अवेलेबल कौन सी लेनी है, SCQ में उन्होंने वजह पूछ लेनी है। ठीक है, तो यू शुड नो द रीज़न फॉर एवरी पॉइंट जो आप फार्मा में याद करते हो, आपको क्यों पता हो। तो क्यों इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ दिस प्रेपरेशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट, ड्यू टू इट्स लैक ऑफ एलर्जेनिक फॉरेन प्रोटीन। ठीक है, एंड इट्स ईजी लैब मेजरमेंट, and as compared to the T3 preparation it has got longer half life, almost 7 days है, which permits once daily administration। ठीक है, and in addition हमें पता है बेटा अंदर जाकर T4 में कन्वर्ट हो जाना है into the T3। तो जब आप सिर्फ T4 प्रेपरेशन दे रहे हो इट विल रिप्लेस बोथ हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट्स आपको पता हो वाई द T4 इज़ द प्रेफरेबल थायराइड प्रेपरेशन। अच्छा जी,
ऑल्दो बेटा जो T3 जो है लेवोथायरोनिन प्रेपरेशन, इट इज़ मोर पोटेंट, 3 to 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन लेवोथायरोक्सिन, ये उसका प्लस पॉइंट है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर रूटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वाई? अगेन इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। इसके ड्रॉबैक्स ये हैं या शॉर्ट कमिंग्स ये हैं कि इट हैज़ गॉट शॉर्टर हाफ लाइफ, ऑलमोस्ट 24 आवर्स, ठीक है, तो इट रिक्वायर्स मल्टीपल डेली डोजेस। इसके अलावा इट हैज़ गॉट हायर कॉस्ट एंड इसकी देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी ऑफ मॉनिटरिंग इट्स एडिक्वेसी बाय कन्वेंशनल लैब टेस्ट एज़ कम्पेयर टू T4 प्रेपरेशंस। एंड फोर्थली बिकॉज इट हैज़ गॉट ग्रेटर हार्मोन एक्टिविटी, पोटेंट ज़्यादा है हमने देखा है। इट हैज़ गॉट ग्रेटर रिस्क ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी। थायराइड हार्मोन प्रेपरेशन जो हैं दे स्टिमुलेट द हार्ट, ठीक है, तो दे हैव टू बी अवॉइडेड स्पेशली इन पेशेंट्स विद कार्डियक डिजीज़, ठीक है, एल्डरली पेशेंट्स में यू हैव टू रिमेन केयरफुल व्हेन यूजिंग दिस प्रेपरेशन। तो ड्यू टू दीज 4 और 5 पॉइंट्स, ये शॉर्ट कमिंग्स आपको पता हों T3 के और प्लस पॉइंट्स पता हों आपको T4 के। इट इज़ जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, बेस्ट यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म सप्रेशन, जहाँ पे आपने TSH की करनी हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, वहाँ पे ये यूज़ होती है। अच्छा जी, ये तो हमने बेटा कंपेयर कर लिया T4 और T3 प्रेपरेशंस को। देन वी हैव गॉट अनदर प्रेपरेशन जो हमने देखा था डेसिकेटेड थायरॉयड, जो कि हम एनिमल ओरिजिन से लेते हैं, तो उसका यूज़ इज़ नेवर जस्टिफाइड, इज़ नेवर रिकमेंडेड, ठीक है। T4 T3 आर द प्रेफरेबल ऑप्शंस। उसको क्यों अवॉइड करना है? बिकॉज वो एनिमल ओरिजिन की है, तो बिकॉज इट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, फॉरेन प्रोटीन है, एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन द प्रोडक्ट जो है इट इज़ मोर इंस्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा है, उसके हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत वेरिएबल होते हैं, एंड देयर इज़ इवन मच मोर डिफ़िकल्टी इन लैब मॉनिटरिंग व्हेन यूजिंग द डेसिकेटेड थायरॉयड ऑफ एनिमल ओरिजिन। तो इसकी तो बिल्कुल ही अब यूज़ जो है ना नहीं होती है, जिस एनिमल ओरिजिन की जो आपकी थायरॉयड है। अच्छा जी बेटा, अभी हमने देख लिए हैं थायरॉयड प्रेपरेशन जो हमारे पास अवेलेबल थी फॉर हाइपोथायरॉयड पेशेंट, वो सिंपल है। T4 देखो बेटा क्या है, T3 क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, T4 के प्लस पॉइंट्स क्या हैं, और थर्ड नंबर पे अगर कर सको तो एनिमल ओरिजिन की जो थायरॉयड है वो क्यों यूज़ नहीं होती है। वो छोटी सी 2-3 स्लाइड्स हैं, वो आपने डिटेल में कर लेनी है बस। दैट सम्स अप ऑलमोस्ट योर ट्रीटमेंट फॉर द हाइपोथायरॉयड पेशेंट। आगे उसकी जो क्लिनिकल बीमारियाँ आएंगी वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर सम अप की हुई हैं कि देना कैसे है ये, ठीक है जी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जी एंटी थायरॉयड एजेंट्स फॉर हाइपरथायरॉयड पेशेंट्स। एंटी थायरॉयड एजेंट्स क्या करते हैं बेटा? दे रिड्यूस द थायरॉयड एक्टिविटी एंड हार्मोन इफेक्ट्स। कैसे कर सकते हैं वो थायरॉयड एक्टिविटी या हार्मोन इफेक्ट्स को कम? बाय फर्स्ट दे कैन इंटरफेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन्स, और दे कैन मॉडिफाई द टिश्यू रिस्पॉन्स टू थायरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। प्रोडक्शन के लेवल पे आप थायरॉयड हार्मोन का कम कर दो, या फिर उसका टिश्यू रिस्पॉन्स कम कर दो, या फिर देयर इज़ अनदर ऑप्शन। ड्रग्स के अलावा और कैसे कर सकते हैं? थ्रू रेडिएशन एंड सर्जरी, destruction of the thyroid gland through radiation or surgery. This is another option besides drugs in hyperthyroid patient. तो ये क्लासिफिकेशन है एट द लेवल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी थायरॉयड एजेंट्स की। इसमें जो हमने ज़्यादा डिटेल में करने हैं बेटा वो 3 कंपाउंड्स हैं, एक थायोएमाइड्स, एक आयोडाइड्स, और आपकी रेडियो एक्टिव आयोडीन। इनको आपने डिटेल में करना है, इनको बारी बारी हम अब देख लेते हैं। इसके अलावा एक टर्म यूज़ होगी ग्वाइटर। ग्लॉइटर बेसिकली कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, जो कि विजिबल होती है इधर नेक पे भी, फ्रंट पे आपको नज़र आती है, ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इज़ नोन एज ग्लॉइटर। और ये होती क्यों है? ऐसे एजेंट्स जो बेटा सप्रेस करते हैं सिक्रीशन ऑफ द T3 एंड T4, ठीक है। तो क्या होता है, फीडबैक के थ्रू आपके पिट्यूटरी से TSH रिलीज जो है वो बढ़ जाती है, एंड दैट कॉजेज दिस ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, ड्यू टू द सप्रेस सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 जनरली, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा गॉइटर का टर्म आएगी बार बार बहुत सी कंडीशंस में क्लिनिकल में, थोड़ा सा आपको पता हो ये क्या है, रफ सी है किसकी डेफिनेशन है। अच्छा जी, फर्स्ट ग्रुप जो है एंटी थायरॉयड एजेंट्स में दैट इज़ थायोएमाइड्स। इसमें बेटा 2 हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो यूज़ होते हैं आजकल, दैट इज़ मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल। इसमें अनदर वन इज़ कार्बिमाजोल, जो कि अंदर जाके इट इज़ अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू मेथिमाजोल एज वेल। अब इन दोनों को कंपेयर करना है आपने ना, आगे हम देख लेंगे मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल का कंपैरिजन है, जो MCQ SCQ में भी आता रहता है, MCQs में तो बहुत आता है,
ठीक है, इनकी काइनेटिक्स में भी डिफरेंस है बेटा, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इनके एडवर्स इफेक्ट में डिफरेंस है, फिर इनमें एक प्रेफरेबल है इन सर्टन कंडीशंस। ठीक है, तो ये सारा आपने कंपेयर करके इन दोनों को करना है। जब काइनेटिक्स पढ़ोगे उधर कंपेयर करना, मैकेनिज्म पढ़ोगे वहाँ कंपेयर करना, एडवर्स इफेक्ट में कंपेयर करना। ठीक है, और यूजेस में भी। अच्छा जी अब आगे देख लेते हैं कंपैरिजन, थोड़ा सा मैंने यहाँ भी टच किया हुआ है मगर हम आगे देखते जाते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट द काइनेटिक्स ऑफ थायोएमाइड्स। मेथिमाजोल जो है बेटा इट इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड एज़ कम्पेयर टू दैट जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है इसकी एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट होती है। ऑलमोस्ट इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है 50 to 80% है। ठीक है जी, ड्यू टू द लार्ज फर्स्ट पास इफेक्ट इन द लिवर। तो ये इनकी एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आ गया थोड़ा सा। फिर हम आगे देखेंगे जो मेथिमाजोल जो है इट इज़ अ बिट, जाके आगे कंपेयर कर लेते हैं अगली वाली स्लाइड में। नाउ द हाफ लाइफ ऑफ दीज एजेंट्स। प्रोपाइल थायोयूरासिल की थोड़ी छोटी है 1.5 आवर्स और मेथिमाजोल की जो है 6 आवर्स है, मगर दिस हैज़ गॉट लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एंटी थायराइड एक्शन। वाई? क्योंकि दोनों जो ड्रग्स हैं दे आर एक्यूमुलेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो प्रोपाइल थायोयूरासिल हमें देनी पड़ती है एवरी 6 to 8 आवर्स एंड मेथिमाजोल जो है अगेन इसका प्लस पॉइंट है कि ये सिंगल डेली डोज इज़ इफेक्टिव अगेन ड्यू टू द अ बिट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसके अलावा मेथिमाजोल जो होती है इट इज़ ऑल्सो मोर पोटेंट, इट इज़ ऑलमोस्ट 10 times मोर पोटेंट दैन प्रोपाइल थायोयूरासिल। ठीक है, ये सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन विद वंस डेली डोज बीइंग इफेक्टिव एंड 10 times more potent than propyl thiouresil। अच्छा जी, another important point जो आपको इसमें याद करना है that is कि they both cross the placental barrier and they are concentrated by the fetal thyroid और fetal hypothyroidism can result। ठीक है, इसलिए they are categorized as category D drugs। D drugs वो होती हैं जिनमें एविडेंस होता है ह्यूमन फीटल रिस्क का बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशनल और मार्केटिंग एक्सपीरियंस से। ठीक है, ये एस्टैब्लिश फीटल रिस्क है बेटा इफ़ दे आर यूज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेफरेबली दे शुड बी अवॉइडेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मगर इफ़ द कंडीशन इज़ सच कि इनके बगैर गुजारा नहीं है एंड फीमेल हैज़ टू टेक द एंटी थायराइड एजेंट्स, तो प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है इट इज़ द प्रेफरेबल ऑप्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। वाई? बिकॉज इट इज़ समवट मोर स्ट्रॉन्गली प्रोटीन बाउंड, तो इसलिए प्लेसेंटल क्रॉस बैरियर से जो इसका क्रॉसिंग है थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेथिमाजोल। एंड सेकेंडली क्योंकि मेथिमाजोल जो है इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, उसके साथ रिस्क है कंजेनिटल मॉलफॉर्मेशंस का देखा गया है। जो ड्यू टू दीज टू इस्टेब्लिश फैक्ट्स मेथिमाजोल जो है रिमेंबर ये इसका ड्रॉबैक आ गया है पहला कि इट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर देनी है प्रेफरेबल तो ये है कि दोनों को अवॉइड करो क्योंकि दोनों कैटेगरी डी ड्रग्स हैं। लेकिन इफ़ अगर देनी है, दिस इज़ एन MCQ पॉइंट, प्रोपाइल थायोयूरासिल का बना हुआ है मल्टीपल जगहों पे प्रेगनेंसी में। वन ऑफ द यूजेस ऑफ द प्रोपाइल थायोयूरासिल कहाँ पे है जी? ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अदरवाइज जनरली अडल्ट्स में और चिल्ड्रन में मेथिमाजोल जो है वो हम देते हैं सब एंटी थायराइड एजेंट्स, अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन नॉर्मल जो हैं, आई मीन नॉर्मल हाइपर थायराइड पेशेंट्स। अच्छा जी, नाउ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये बेसिकली बेटा एक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हार्मोन सिंथेसिस को रादर देन द हार्मोन रिलीज। ठीक है, हार्मोन सिंथेसिस के हमने स्टेप्स देखे हैं, शुरू में आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मल्टीपल स्टेप्स पे एक्ट करता है। इट इनहिबिट्स द पेरोक्सीडेज रिएक्शन। ठीक है, देन इट ऑल्सो इनहिबिट्स द आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन। इट ऑल्सो इनहिबिट्स द कपलिंग ऑफ द आयोडोटायरोसिन स्टेप। ठीक है, इसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है ख़ास तौर पे इन एडिशन ये मैकेनिज्म में एक और डिफरेंस आ गया इनका कि प्रोपाइल थायोयूरासिल जो है वो इनहिबिट करता है द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 एज वेल। ठीक है, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इनका कैसा होगा? बिकॉज दे आर इफेक्टिंग द हार्मोन सिंथेसिस रादर देन द रिलीज, तो देयर ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ स्लो। ठीक है, फ़ौरन इफेक्ट नहीं आ जाएगा एंटी थायराइड के तौर पे जब यूज़ करोगे हाइपरथायराइड पेशेंट में। इट विल रिक्वायर ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स। अच्छा जी, अब टॉक्सिसिटी है बेटा इसकी इस थायोएमाइड्स की, उसमें द मोस्ट कॉमन जो है आपका द मोस्ट कॉमन और द मोस्ट डेंजरस हैं, दे आर ऑल MCQ पॉइंट्स। तो इसका मोस्ट कॉमन जो है अदर देन नोजिया एंड GIT डिस्ट्रेस जो कि हर ड्रग ऑलमोस्ट करती है, दिस इज़ द मैक्यूलोपेपुलर रैश।
ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और एलर्जिक रिएक्शंस हैं, लिखने के लिए सारे याद कर लेना। वैस्कुलाइटिस है, लुपस लाइक रिएक्शन, डर्मेटाइटिस, पॉलीसिरोसाइटिस एंड एक्यूट आर्थ्राल्जियास। ठीक है जी। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन हो गया इंपॉर्टेंट, जो ज़रूर आपको आता हो, दैट इज़ द रैशेस। इसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है इस ग्रुप में, इसके साथ अ ब्लैक बॉक्स वार्निंग हैज़ बीन इशूड। व्हाई? इट हैज़ गॉट अ रिस्क ऑफ सिवियर हेपेटाइटिस। अनदर रीज़न कि इसको कॉमनली यूज़ नहीं करते एक्सेप्ट फॉर स्पेशल कंडीशन। ठीक है जी। मेथीमाजोल के साथ जो है कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस इज़ मोर कॉमन। इसके अलावा इन मोस्ट पेशेंट्स बेटा देयर कैन बी एन एसिम्प्टोमेटिक एलिवेशंस इन transaminase levels, that is asymptomatic. मगर if jaundice or severe hepatitis develops, obviously you have to withdraw the drug. अच्छा जी, thirdly the most important जो dangerous complication है इस group of drugs की, which is again a very important MCQ point बेटा, that is the A granulocytosis. इसका मतलब क्या है कि granulocyte count जो है drops. granulocytes में आपके neutrophils आ जाते हैं, eosinophils आ जाते हैं, आपके basophils आ जाते हैं. This is an infrequent reaction but it can be fatal. ठीक है, तो मोस्ट डेंजरस इसीलिए कहते हैं। जनरली मोर प्रोन कौन है इस रिस्क पे? ओल्डर पेशेंट्स ऑब्वियसली, एंड दोज रिसीविंग द डोज एंड हायर डोजेस ग्रेटर देन 40 मिलीग्राम पर डे जो लेते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है आप लोग, हम ग्रेनुलोसाइट काउंट कराते रहते हैं पीरियोडिकली व्हेन वंस यू स्टार्ट अ पेशेंट ऑन दिस ड्रग। तो आपने पीरियोडिकली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स आप ग्रेनुलोसाइट काउंट चेक करते रहते हो। ठीक है, तो उसके साइंस अगर लगेंगे ड्रॉप होना शुरू हो रहा है तो यू हैव टू इमीडिएटली विदड्रॉ द ड्रग। ठीक है, लेकिन इफ़ इट डेवलप्स तो यू हैव टू गिव, साथ आपने क्या देना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स देने हैं। अच्छा, टू सम ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ द थायोएमाइड्स बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। मोस्ट कॉमन आपसे पूछें दैट इज़ द रैशेज, मैक्युलोपैपुलर रैशेज। फिर आपसे पूछें इनमें से कौन है जिसके साथ जो हेपेटिक टॉक्सिसिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ अगेन प्रोपाइल थायोयूरेसिल, सिवियर हेपेटाइटिस के चांसेस। ठीक है, मोस्ट डेंजरस आपसे पूछते हैं अगेन, इन सब के एमसीक्यू बने हुए हैं। ये आपको सिंपल भी पूछ लेते हैं, सिनारियो बेस भी बना के पूछ लेंगे जिसमें ये टर्म्स मेंशन नहीं करेंगे, आपको काउंट्स बता देंगे न्यूट्रोफिल्स के। अच्छा जी बेटा, द नेक्स्ट ग्रुप जो है जो आपसे डिटेल में करना है थायोएमाइड्स के अलावा, दीज आर द आयोडाइड्स। Prior to the introduction of thioamides, iodides they were the major anti-thyroid agent, but now they are rarely used as sole therapy. ठीक है, why ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। अच्छा जी बेटा, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आयोडाइड्स का? दे हैव गॉट सेवरल एक्शंस। फर्स्ट तो इनका है बेटा ऑन द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। ये करते हैं, इनहिबिट करते हैं मेनली ऑर्गेनिफिकेशन के स्टेप। ठीक है, इन एडिशन टू द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, आयोडाइड्स का सेकंड एक्शन क्या है, दे ऑल्सो इनहिबिट द हार्मोन रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और थर्डली ये क्या करते हैं, दे रिलीज द साइज एंड वैस्कुलरिटी ऑफ द हाइपोप्लास्टिक ग्लैंड। ये तीनों जो इनके मैकेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से रिलेटेड इनके आगे हम यूजेस भी देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा बेटा, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूज़ भी आयोडाइड्स का क्या होगा, हमने देखा है कि इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो इमीडिएटली एक्टिंग होता है, इस वजह से थायराइड स्टॉर्म, ये हम देखेंगे एमरजेंसी स्टेट है, एंड में एलैबोरेट करके दी हुई है। ठीक है, तो इसमें इट एक्ट्स इमीडिएटली, इंप्रूवमेंट इन थायरोटॉक्सिक सिम्टम्स आते हैं विद इन 2 to 7 days एज़ कम्पेयर टू थायोएमाइड्स जो सिंथेसिस को टारगेट करते हैं, उसमें इवन वीक्स लग सकते हैं टू टेक देयर फुल इफेक्ट। तो एज़ कम्पेयर टू दैट आयोडाइड्स क्योंकि रिलीज़ को भी इनहिबिट करते हैं, तो दे आर मोर इफेक्टिव इन एमरजेंसी कंडीशन इमीडिएटली। तो एक तो वहाँ देखते हैं। सेकेंडली हमें देखा था कि ये क्या करते हैं, दे डिक्रीज द वैस्कुलरिटी, साइज एंड फ्रिजिलिटी ऑफ द हाइपोप्लास्टिक ग्लैंड। तो प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन के लिए दे आर द आइडियल ड्रग्स। ठीक है, जहाँ पे आप थायराइड रिमूव करना चाह रहे हो या कोई भी ऑपरेटिव सर्जरी है फॉर द थायराइड, वहाँ पे दिस मैकेनिज्म जो है इट इज़ यूज। दीज आर टू जो इसके यूजेस हैं, दे आर रिलेटेड टू द मैकेनिज्म, तो आपको ये आने चाहिए। अच्छा जी, अब कुछ लिमिटेशंस हैं क्लिनिकल यूज़ ऑफ आयोडाइड्स की, वो क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि आयोडाइड थेरेपी जो है बेटा इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्राग्लैंडुलर स्टोर्स ऑफ आयोडीन। ऑब्वियसली खुद आयोडाइड्स हैं, तो इसका क्या नुकसान होता है, इट डिलेज द ऑनसेट ऑफ थायोएमाइड थेरेपी। ठीक है, एंड सेकेंडली इफ़ रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी आप यूज़ करना चाह रहे हो
तो यू कैन नॉट यूज़ इट फॉर सेवरल वीक्स। ठीक है जी। प्लस आयोडाइड्स जो है दे शुड बी इनिशिएटेड व्हेन आफ्टर ऑनसेट ऑफ थायोएमाइड थेरेपी एंड दे शुड बी अवॉइडेड इफ़ ट्रीटमेंट जो है विद रेडियो एक्टिव आयोडीन इज़ लाइकली। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि थायोएमाइड देने हैं तो पहले थायोएमाइड देने हैं, बाद में आयोडाइड्स देने हैं। और अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन से फिजिशियन ने प्लान किया है तो आयोडाइड शुड बी अवॉइडेड टोटली। इसके अलावा दे आर नॉट इफेक्टिव अलोन। अच्छा जी, वाई दे शुडंट बी यूज्ड अलोन? बिकॉज बेटा द ग्लैंड जो है इट escapes फ्रॉम द आयोडाइड ब्लॉक इन 2 to 8 वीक्स। इट इज़ अ ट्रांजिएंट इफेक्ट। ठीक है, तो देयर अलोन यूज जो है इट इज़ नॉट इफेक्टिव। सेकेंडली हमें यूज़ देख लिया करना भी कहाँ है, एमरजेंसी स्टेट में करते हैं या प्री ऑपरेटिवली करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स। अच्छा जी, इसके अलावा मुसाबिक्वाइट, इसके अलावा बेटा जिसका विड्रॉल है इट प्रोड्यूसेस सेवियर एक्सरबेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस इन एन आयोडीन इनरिच ग्लैंड। ठीक है, विड्रॉल भी बहुत सेवियर होता है। इसके अलावा देयर क्रोनिक यूज़ जो है इन प्रेगनेंसी जो है इट हैज़ टू बी अवॉइडेड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। थायोएमाइड से पहले नहीं देना। फर्स्ट यू स्टार्ट विद थायोएमाइड्स, देन आयोडाइड्स कैन बी यूज एंड आयोडाइड इज़ नॉट इफेक्टिव अलोन एज वेल। ठीक है, थर्डली है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन से अगर प्लान है तो इट शुड बी टोटली अवॉइडेड। और विड्रॉल जो है इट कैन प्रोड्यूस द एक्सरबेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस और प्रेगनेंसी में भी अवॉइड करना है। दीज आर सम पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यूजिंग आयोडाइड्स। अच्छा जी, अब टॉक्सिसिटी कैसे प्रेजेंट करती है? मोस्टली इसके अनकॉमन है एंड दे आर रिवर्सिबल, मगर जिसमें इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो आ जाता है एक्नीफॉर्म रैश। वहाँ पे हमने देखा था थायोएमाइड्स में मैक्युलोपेपुलर रैश था, यहाँ पे एक्नीफॉर्म रैश है। देन देयर आर स्वोलन सिलिवरी ग्लैंड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन अल्सरेशंस, कंजंक्टिवाइटिस, राइनोरिया, ब्रॉक फीवर, मेटालिक टेस्ट और मेथिमाजोल के साथ भी था, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड रेयरली एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक जो हैं ये आपके एक्नीफॉर्म रैश एंड कंजंक्टिवाइटिस एंड स्वोलन सिलिवरी ग्लैंड एंड ब्रॉक फीवर एंड मेटालिक टेस्ट थोड़े सिनेरियो बना के दे देते हैं, ये आपको 4-5 थोड़े याद कर लेना। थर्ड ऑप्शन जो है बेटा थायोएमाइड्स और आयोडाइड्स के अलावा दैट इज़ द रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन है आयोडीन 131 आइसोटोप। दिस इज़ द ओनली आइसोटोप जो कि यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी कंडीशन। बाकी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जनरली दे आर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेज। ठीक है, देते कैसे हैं? ओरली एज सोल्यूशन फॉर्म में पीते हैं। ठीक है, सॉल्ट होता है सोडियम आयोडाइड का 131। ठीक है, दे आर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड बाय द थायराइड ऑब्वियसली क्योंकि आयोडीन है। तो वहाँ इसका मैकेनिज्म क्या है? बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव तो दे इमिट बीटा रेज, एमिशन ऑफ बीटा रेज होती है। दीज बीटा रेज जो हैं दे अल्टीमेटली विद इन फ्यू वीक्स दे डिस्ट्रॉय द थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, एंड दिस इज एविडेंस बाय एपिथेलियल स्वेलिंग एंड नेक्रोसिस एंड एडीमा and leukocyte infiltration. So basically radioactive iodine जो है it is basically destroying the thyroid gland. And this is one of the option in hyperthyroid patients. ये एडवांटेजेस क्या हैं अब रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी के? इजी एडमिनिस्ट्रेशन, आपको बताया ओरली एज सोल्यूशन पीते हैं ये। ठीक है, एंड दिस इज इफेक्टिव। दूसरा एक्सपेंस भी कम है एंड देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एनी पेन एज़ कम्पेयर टू सर्जरी वगैरह। ठीक है जी, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ओबियसली रेडिएशन है, तो देयर इज़ ऑलवेज फेयर ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड जेनेटिक डैमेज, ल्यूकीमियाज एंड नियोप्लेजिया। मगर आपकी रिसर्च कहती है कि सच ये सिर्फ फियर ही है। विद रेडियोएक्टिव आयोडीन सच इंसिडेंसेस हैव नॉट बीन रिपोर्टेड इवन आफ्टर 50 years। ठीक है, मगर आपने क्या क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे रेडियोएक्टिव आयोडीन किन हाइपरथायरॉयड पेशेंट्स को नहीं देनी? प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स को, क्योंकि जो रेडियोएक्टिव आयोडीन है इट विल आल्सो डिस्ट्रॉय द फीटल थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क। तो प्रेग्नेंट वुमेन और नर्सिंग मदर्स को दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अदरवाइज इट इज़ एन ईजी एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग हाइपरथायरॉयड पेशेंट्स। अब आगे हम देखेंगे एंड में बेटा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ये 3-4 ऑप्शन हैं आपके पास, कौन सी जो है वो किस कंडीशन ऑफ हाइपरथायरॉयड पेशेंट में प्रेफरेबल है। ठीक है, मल्टीनोड्यूलर गॉइटर्स होते हैं, सिंगल गॉइटर्स होते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ होती है। थोड़ी सी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में फिर डिफ़र करती है आपके पास ऑप्शंस, एडल्ट्स में क्या है, चिल्ड्रन में क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्या है, प्रेफरेबल ऑप्शंस कौन कौन सी हैं।
अच्छा जी, इसके अलावा बेटा ये तो हमने देखा है फॉर डिक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इन हाइपर थायराइड पेशेंट। बाकी अब है यहाँ पे सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए कुछ ड्रग्स हम देते हैं, लाइक इसमें भी दिस टेकिकार्डिया और हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं। तो सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए वी गिव बीटा ब्लॉकर्स विदाउट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी लाइक प्रोप्रानोल वगैरह। ठीक है, दे डू नॉट टिपिकली ऑल्टर द थायराइड हार्मोन लेवल्स। ये सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए हैं प्राइमरीली, मगर प्रोप्रानोल जो है इन एडिशन एट वेरी हाई डोजेज जो है इट ऑल्सो रिड्यूसेस द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। ठीक है, तो सिम्टोमेटिक कंट्रोल के अलावा थोड़ा बहुत एट हायर डोजेस ये कन्वर्जन भी कम करता है T4 की T3 में। दीज आर इम्पॉर्टेंट एडजंक्ट्स ख़ास तौर पे इमरजेंसी स्टेट्स में टू कंट्रोल द हार्ट रेट, जहाँ पे फिट में जा सकती है हार्ट, वहाँ पे दे आर ज़रूर एडमिनिस्टर्ड। अब आपको बता दिए ड्रग्स जो अवेलेबल हैं फॉर जब हमारे पास हाइपोथायराइड पेशेंट के लिए और जो अवेलेबल हैं फॉर हाइपरथायराइड पेशेंट। अब दिस इज़ ऑल क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये बहुत डिटेल में दी हुई है। आप बेशक इतनी डिटेल में इसे ना भी याद करो, तो लेकिन इसमें आपने जो मिनिमम चीज़ें करनी है हाइपोथायराइड पेशेंट को, आपने देख लिया था क्या दे रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट प्रेपरेशंस थी थायराइड की, उनमें से कौन सी प्रेफरेबल है, उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, और T3 क्यों नहीं देते, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, और थोड़ा सा उसको देने का तरीका वो 1-2 स्लाइड्स में आएगा, वो देख लेना हाइपोथायराइड पेशेंट में। हाइपरथायराइड जो है उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करना पड़ेगा, उसमें आपकी ग्रेव्स डिजीज़ आगे आ जाएगी, स्लाइड्स में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, उसमें फिर अगर यंग पेशेंट है तो उसके लिए क्या प्रेफरेबल है, मल्टी न्यूड्यूलर गर्टर्स हैं तो उसमें क्या देना है। ठीक है, और मेथीमाजोल और प्रोपाइल थायोयूराजोल का कंपैरिजन ये आपको पहले थायोएमाइड्स में भी कराया है। आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हाइपरथायराइड आगे स्लाइड्स देखोगे तो ग्रेव्स डिजीज़ में भी डिटेल में आ जाएगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा देख लेना, हाइपोथायराइड को थोड़ा कम डिटेल में और हाइपरथायराइड को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में। ये आपको मैंने सम अप कर दिया है इसमें थोड़े स्लाइड्स में, ये अब आपने देख लेनी है। ड्रग्स आपको पढ़ा दिए हैं, चलो जी गुड लक। हाँ जी, एक तो बेटा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आएगी इन स्लाइड्स में हाइपोथायराइड पेशेंट की, आउटडोर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो उसकी डेली उसने लेना है। और इसी तरह हाइपरथायराइड पेशेंट की लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या है वो आपने करनी है। इसके अलावा बेटा इसमें 2 इमरजेंसी स्टेट्स भी आएंगी हाइपोथायराइड पेशेंट्स के लिए, मिक्सडीमा कोमा वो आपने देख लेनी है, वो 2 स्लाइड्स में है। और इसी तरह हाइपरथायराइड पेशेंट के लिए थायराइड स्टॉर्म। ठीक है, उसमें यही ड्रग्स हैं जो आपको पढ़ाई हैं, उसमें सिर्फ आप थोड़ा सा नंबरिंग आ जाती है कि क्या क्या देना है, मैंडेटरी पहले क्या देना है फिर क्या देना है, और थोड़े रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी फिर आप इमरजेंसी स्टेट्स में मेंशन करते हो। ठीक है, वो सम अप करके वो भी कुछ स्लाइड्स में आएंगी तो वो भी देख लेनी है। इमरजेंसी स्टेट्स की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, लॉन्ग टर्म एक जो बीमारी चल रही है उसकी आउटडोर ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। ये हर आपको चैप्टर में बता रही हूँ, आपने सेपरेट करनी है, क्योंकि इमरजेंसी स्टेट्स की जो हैं वो सारे ऐसी क्वेश्चन बहुत कॉमनली आते हैं 4-4 मार्क्स के, 5-5 मार्क्स के लिखने के लिए। तो यू शुड बी एबल टू नरेट एटलीस्ट 3 और 4 ड्रग्स फॉर ईच इमरजेंसी स्टेट अलॉन्ग विद देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिनिमम, इतना आपको ज़रूर पता हो। ठीक है, तो उनको मिक्सडीमा कोमा और थायराइड स्टॉर्म भी आपने इन स्लाइड्स में से ज़रूर याद कर लेने हैं। मिक्सडीमा कोमा